नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर, एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीबीआई की ट्रेनिंग में सिलेबस क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ाई जाती हैं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था एक सीबीआई ट्रेनिंग के बारे में ओवरव्यू। मैंने सीबीआई की ट्रेनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई विल पुट द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो आपने अभी तक अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितने भी स्टडीज़ किए होंगे उन सब से एकदम हटके है। अगर आपने शर्लॉक होम्स या ब्योमकेश बख्शी की स्टोरीज़ वगैरह पढ़ी हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि वो जो डिटेक्टिव्स हैं वो एक छोटी से छोटी चीज़ से कैसे बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसेस निकाल लेते हैं। कुछ उसी तरीके की चीज़ें चीज़ें इसमें हमको बताई जाती हैं। और मैंने अपने 20 साल के स्टूडेंट लाइफ में कभी भी इतना इंटरेस्टिंग, इतना कैप्टिवेटिंग, मेस्मराइजिंग सिलेबस नहीं देखा है। मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप मेरी बात समझ पाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान वो हमको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी रिलेवेंट टॉपिक जो वो पढ़ा के जाते हैं। वो मटेरियल अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, एंड अगर आप वो मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अपना साइबर क्राइम। आजकल ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का या मोबाइल का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग होता ही है। तो वो डिवाइसेस जो क्राइम में यूज़ होते हैं उनका जो एविडेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल एविडेंस। तो उसको हैंडल करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस होती है। आप जनरल जैसे बाकी आपके ट्रेडिशनल एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं वैसे उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे अगर मोबाइल फ़ोन कहीं हमको सीन ऑफ क्राइम पर मिलता है तो सीबीआई पर्सन्स को वो फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, उसकी बैटरी निकालनी पड़ती है, उसके बाद उसको एक एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर उसके बाद ही उसको एविडेंस के लिए अपन लोग कैटेगराइज करते हैं। सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ऐसा ना हो कि फ़ोन किसी नेटवर्क से कनेक्ट होकर ऑटो डिस्ट्रक्ट कर दे पूरा डेटा, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का जो स्टडी रहती है उसको हम ये कलेक्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस बोलते हैं। और कोई भी जैसे अगर मान लीजिए फाइल हमको किसी कंप्यूटर में मिली है या किसी मोबाइल फ़ोन में कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिली है, तो अगर हमको उसको कोर्ट में एज एक्सेप्टेबल एविडेंस प्रेजेंट करना है तो हमको उसका एक हैश वैल्यू होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, हैश एल्गोरिदम होती है जिससे कि उसकी एक यूनिक वैल्यू निकलती है। अगर उस वीडियो के साथ किसी ने बाद में कोई छेड़छाड़ की तो उसकी हैश वैल्यू दोबारा सेम नहीं आएगी। तो इसलिए ये हैश वैल्यू हर कोर्ट के डॉक्यूमेंट में लिखना जरूरी है। ये सारी चीज़ें हमको साइबर क्राइम के अंदर बताते हैं। उसके बाद अगला आता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। जैसा नाम से ही पता है इसमें बड़े बड़े केसेस रहते हैं। जैसे आपका 2G स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, NRHM केस हो गया, बैंक फ्रॉड केसेस हो गए। सारे बड़े बड़े जो केसेस हैं जो बड़े लेवल के कह सकते हैं, जैसे कि 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, वो लेवल के ऑफेंसेस को इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंतर्गत हमको बताते हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेशल क्राइम। स्पेशल क्राइम में जैसे आपका मर्डर हो गया, लूट हो गई, डकैती हो गई, रेप हो गई, ये सारे केसेस की जो स्टडी होती है वो हमें स्पेशल क्राइम के अंदर बताते हैं। जैसे कि होमिसाइडल केस हो गई, सेक्शन 299 एंड 300। उसके अलावा फॉरेंसिक मेडिसिन, मार्क्स स्टडी। मार्क्स के बारे में मैं बता दूं कि जैसे जो बुलेट मार्क्स है, जैसे गोली चलती है तो वो कैसा निशान छोड़ती है, कितनी दूर से मारी गई है। सुसाइड है, खुद अगर गोली चलाई है तो निशान अलग पड़ेगा, अगर सामने वाले ने चलाई है तो निशान अलग पड़ेगा। इसी तरीके से स्ट्रेंगुलेशन मार्क्स ऑन द नेक, जैसे कोई फांसी सुसाइड का या केस होता है या फिर कोई मर्डर का केस है बट उसने उसको एज अ सुसाइड कवर अप करने की कोशिश किया है, तो उसमें जो स्ट्रेंगुलेशन के मार्क्स जो आपकी नेक पर पड़ते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उनकी स्टडी के बारे में हमको इसमें बताते हैं। उसके अलावा बॉलिस्टिक्स एक स्टडी ऑफ गन्स, गन पाउडर, बुलेट्स वगैरह की है। उसमें पूरा और डिटेल से बताते हैं कि अगर बॉडी के सॉफ्ट सरफेस पर कोई पर्टिकुलर की बुलेट अगर जाएगी तो वो कैसा घाव करेगी, अगर थोड़ा दूर से मारेंगे डिस्टेंस से तो वो कैसा घाव करेगी, इट इज। उसके अलावा हमको टाइप्स ऑफ वेरियस पॉइजन्स, साइंस ऑफ पॉइजन्स को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत बताते हैं। फॉरेंसिक साइंस, कलेक्शन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। फिंगरप्रिंट अगर यूवी लाइट में आप
किसी भी सरफेस पर अगर यूवी लाइट डालेंगे तो आपको उसमें फिंगरप्रिंट्स दिखेंगे। उन फिंगरप्रिंट्स को आप कोई भी एक ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आपका सेलो टेप हो गया, अगर बहुत केयरफुली उसको सेलो टेप को अगर आप उस सरफेस पर रखेंगे तो उस सेलो टेप में फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमको फिंगरप्रिंट लेना भी बताते हैं। उसके अलावा फिर अगला है साइंटिफिक इंटरोगेशन टेक्निक्स, जैसे कि कई बार अक्यूज या कई बार आप किसी पर संदेह है उसको आप अरेस्ट करते हैं, तो उसके बाद उससे अगर आपको पूछताछ करनी है तो उसमें दो मेन साइंटिफिक अपने पास टूल्स हैं। एक है नार्को एनालिसिस और एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट। नार्को एनालिसिस में एक ड्रग दिया जाता है, एक जिसमें कि वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहता है, और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो ड्रग का क्या काम करता है कि वो ब्रेन में वो न्यूरॉन्स को वीक कर देता है जो कि व्यक्ति को झूठ बोलने में मदद करते हैं। तो जब वो न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं तो जनरली सेमी कॉन्शियस स्टेट में जो व्यक्ति रहता है वो सच ही बोलता है। और उसके बाद रहता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट, इसको लेमन लैंग्वेज में लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ बॉडी पर 3-4 पिन अलग अलग लगाए जाते हैं जो कि आपका बीपी और आपका मेनली हार्ट रेट चेक करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस उससे पूछते हैं, वो उसका जवाब देता है। अगर जवाब देते समय उसका बीपी हाई हो गया या फिर उसकी हृदय की धड़कन बढ़ गई या कुछ 2-4 पैरामीटर्स और ऊपर नीचे हो गए तो वो टूल अज्यूम करता है कि द पर्सन इज स्पीकिंग अ लाई। ये आपका शॉर्ट मेथड नहीं है और ये दोनों मेथड कोर्ट में एक्सेप्टेबल भी नहीं है, पर फिर भी वो हमको ये सिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद आया एंटी करप्शन केसेस। एंटी करप्शन केसेस में सबसे पहला है ट्रैप केस। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ट्रैप केस में जैसे कोई के कंप्लेनेंट आया, उसने कंप्लेन किया, उसके बाद फिर एक जाल जैसा बिछाया जाता है, उसमें पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर पब्लिक सर्वेंट को जो अपन का कंप्लेनेंट है उसको पैसे देकर वो पब्लिक सर्वेंट के पास जाता है। सीबीआई की टीम वाले छुपे रहते हैं और उसको फिर रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। बाकी ट्रैप केसेस के बारे में मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके बाद विजिलेंस एंड सर्विलेंस कैसे करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मतलब है आय से अधिक संपत्ति। अगर मेरी आय एक साल में 5 लाख रुपए और मेरे पास 50 लाख रुपए की संपत्ति मिले तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस। डीए केस के बाद आपका आता है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। उसमें जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ सीबीआई पर्सन्स को, अगर कोई ऑफेंडर है जो कि कोई क्रिमिनल है, बाहर चला गया है, विदेश भाग गया है, तो कई बार उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए, एक्स्ट्राडिट मतलब कि विदेश से अपने इंडिया में बुलवाना, उसके लिए उनको बाहर जाना भी पड़ता है, वहाँ बाहर प्रोसेस करने के लिए। तो उसका पूरा प्रोसीजर हमको इसमें बताते हैं। इसके अलावा इसमें आता है पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक करेंसी नोट्स, उनकी एक अलग ब्रांच बनी हुई है। ये भी काफ़ी बड़ा काम है सीबीआई में। इसके अलावा हमको वो लॉज के बारे में बताते हैं, जैसे एंटी करप्शन लॉज क्या क्या है। अपना एक पीसी एक्ट है जिसके अंडर सीबीआई काम करती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं। इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं जो एज एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, एक डाइंग डिक्लेरेशन करके कंसेप्ट है। डाइंग डिक्लेरेशन, किसी व्यक्ति ने अगर मरने से पहले कुछ अपना राइटिंग में या किसी जज के सामने बोलकर वो व्यक्ति की डेथ हो गई, तो उन्होंने जो राइटिंग में दिया है या जो बोला है उसकी एक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अज्यूम किया जाता है कि व्हेन अ पर्सन इज डाइंग ही विल स्पीक ट्रुथ। तो इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के अंदर इसको एक अलग उन्होंने मान्यता दी है कि इट विल बी कंसिडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरीके की बाकी छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि हियर से एविडेंस। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैंने इसको प्लान बनाते हुए सुना था कि मैं उसका मर्डर करूंगा, तो इट इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरीके की 2-4 चीज़ें और बताते हैं उसमें। इसके बाद पावर्स ऑफ जुडिशरी। अच्छा, इंडियन पिनल कोड के तहत कुछ केस लॉज भी डिस्कस करते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। मैं 1-2 केस लॉ आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक 1922 में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, उसका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो उसने झगड़े में गुस्से में आकर अपनी वाइफ के पीठ पर अपना लकड़ी का जो बेंत रहता है जिसको लठ बोलते हैं वो उसने मार दिया। अब वाइफ जो है वो एल्डरली थी, वो गिर पड़ी और वो बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई तो ये जो व्यक्ति था इसको लगा कि उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है, डेथ हो गई है उसकी वाइफ की। तो उसने उस डेथ को कवर अप करने के लिए, सुसाइड दिखाने के लिए, उसने उसको एक रस्सी से फांसी लगा दी, पंखे से लटका कर।
अब ये मैटर कोर्ट में गया, तो क्या लगता है आपको, क्या वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है? सोचिए थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ आपको। कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि वो व्यक्ति ने उसको फांसी लगाई, उसका उद्देश्य उसको मारना नहीं था। उसका उद्देश्य, उस पर जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लगाए जाएंगे। उसने सबूत नष्ट करने की कोशिश की, पर उसका मकसद उस लेडीज को जान से मारने का नहीं था, इसलिए ही इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। अच्छा, इसी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट और है। 1958 में भी एक सिमिलर काइंड ऑफ केस हुआ था, उसमें भी मोटा मोटी फैक्ट्स यही थे, पर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया वो जस्ट उल्टा था। उन्होंने कहा कि भले ही वो व्यक्ति की मंशा लेडीज़ को जान से मारने की नहीं थी, बट ही इज़ नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन कि वो ये देख के बता दे कि ये लेडीज़ बेहोश है या मर गई है। उसको कायदे से एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल को बुलाना चाहिए था, उससे वेरीफाई करवाना चाहिए था। तो दिस इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, दिस इज मर्डर बाई नेग्लिजेंस। तो ये इस तरीके के कुछ केसेस रहते हैं। और भी एक दो केस जैसे मैं बताऊं, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का था। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को अपना ज़मीन का प्लॉट बेच दिया, और 5 साल बाद उसमें कुछ खजाना मिला, तो फिर जो बेचने वाला था वो क्लेम करने लगा कि नहीं ये तो मेरा है। मैटर कोर्ट में पहुंचा तो फिर दोनों पार्टीज ने कहा ये मेरा है, मेरा है। तो जो सेलर था उसने कहा कि मैंने इस व्यक्ति को सिर्फ प्लॉट ऑफ लैंड बेचा है, न कि उसके अंदर का गड़ा हुआ खजाना। लेकिन जज ने कहा कि जब आपने प्लॉट बेचा तब आपने सारी की सारी संपत्ति जो इसमें है या इसमें नहीं है वो सारी बेच दी। कल को फॉर एग्जांपल इसमें एक सांप निकल आए और इसको काट ले, तो क्या इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। क्या वो आर्ग्यूमेंट तब होल्ड करता है कि मैंने तो सिर्फ इसको ज़मीन बेची है, ये सांप तो नहीं बेचा? नहीं होल्ड करता। इसका मतलब ये जो खजाना है वो अभी भी ये जो बायर है उसको ही मिलेगा, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर पाया गया है। इस तरीके के कुछ केसेस रहते हैं। अभी ज़्यादा मेरे को याद नहीं है, मैं काफ़ी सारे भूल गया हूँ। इसके अलावा हमको वहाँ विजिट्स और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। जैसे वेपन ट्रेनिंग का है, प्रिजन विजिट करवाई जाती है। वहाँ लोकल गाज़ियाबाद की डासना जेल है, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर कस्टम्स की वर्किंग बताने के लिए हमको ले जाया जाता है। इसके अलावा कई सारी, जैसे मैंने केस स्टडीज बताया, वो भी बताते हैं। चलिए, ये इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगेन, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीचे लिंक जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखते रहिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।